चलिए साथियों शुरू हो जाइए। और जितने लोग देख रहे हैं शेयर करेंगे। और देखिए बिहार दरोगा का जो सीट है लगभग 1273 सीट है। और इसमें जो है पिछले बार के मुकाबले सर क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाई रहेंगे, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। तो हम जो है आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं जो आपको मतलब आपको फील नहीं होगा कि मैं नहीं जानता हूं यहाँ से क्वेश्चन, और मैं सारे उन पहलुओं को सोल्व करूंगा जो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से मैं 10-15 क्वेश्चन तो मैं जरूर बना दूंगा आपको। और मतलब जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट उसमें ज्यादा होगा, फैक्ट भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में उसको ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से शिक्षक में क्वेश्चन पूछे गए, जिस प्रकार से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और उसी प्रकार से जो है ये आप दरोगा की बात कर ले तो दरोगा भी क्वेश्चन हमेशा मॉडिफाई होके आ रहे हैं। तो जो है अब पहले वाली बात अब रही नहीं है। आप जो है अच्छा आवाज नहीं, आवाज क्लियर है मेरे पास तो आवाज भाई क्लियर आ रहा है। तो आप जो है थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। मैं जो है एक ऐसे प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं जिसमें बिल्कुल आपको मजा आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं उन सारे पहलुओं को डील करूंगा जिसमें इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है, फंस सकता है, लड़ सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। एक मिनट। तो देखिए अब आ जाइए यहां पे। पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न यह है कि सरगैसो सागर कहां स्थित है। नाम सुने होंगे, सरगैसो सागर कहां स्थित है आप लोग जानते होंगे। सरगैसो सागर, सरगैसो सागर कहां स्थित है, कौन बताएंगे इसको? जो बताएंगे वो कमेंट करेंगे कि सरगैसो सागर कहां स्थित है। देखिए सरगैसो सागर जो है वो स्थित है कहां, तो ऑप्शन एक है दक्षिण अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर में। ऑप्शन जिनको आ रहा है वो जल्दी इसको आप एक करें, और नहीं भी आया तो मैं बता रहा हूं इसको। देखिए पूरे पृथ्वी पर तो सबको पता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो देखिए पृथ्वी पर महासागर जो है ऐसी संख्या पांच है, लेकिन देखिए मुख्य रूप से 3 ही महासागर हैं। क्योंकि अब जो है मुख्य रूप से 3 और विशेष रूप से 5। देखिए अब यहां पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कंफ्यूजन इस मत कीजिएगा क्योंकि महासागर होने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो चूंकि मैं महासागर नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो विशेष रूप से महासागर वो 3 है। और अगर जो है सॉरी मुख्य रूप से 3 है, अब विशेष रूप से जो है वो दिखाए तो 5 महासागर हैं। उसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर, और थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और फोर्थ नंबर पे आता है उत्तरी महासागर यानी कि अंध महासागर यानी कि अंटार्कटिका महासागर, और दक्षिण में आता है आर्कटिक महासागर। खैर इसकी बात नहीं, अब आते हैं बात यहां पे होती है कि ये जो है महासागर हैं। तो जो सरगैसो सागर है, सरगैसो सागर कहां स्थित है, तो सरगैसो सागर जो है वो है अटलांटिक ओशन में स्थित। अच्छा अब अटलांटिक ओशन में भी यहां पे डिफाइन करना है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है। तो मैं आपके लिए एक फिगर लेकर आया हूं, तो अब वहां पे चलिए। देखिए ये है अटलांटिक ओशन, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है यहां से यहां तक। अच्छा अब अटलांटिक ओशन जो है इसमें ये जो यहां से हम आधा भाग बांट दे, अच्छा आपको दिख नहीं रहा ये, अच्छा अब दिखेगा ये जो आधा हम भाग बांट लें तो इसके जो दक्षिण में यानी कि साउथ में जो हो जाएगा, ये तो साउथ में जो है, ये जो साउथ में तो एक हो गया दक्षिण अटलांटिक, और नॉर्थ में हो गया ये हो गया उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक में ये वाला जो भाग है, बीच का जो भाग है, ये है सरगैसो सागर। अब सरगैसो सागर को हम और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप कमेंट करेंगे सरगैसो सागर को आप किस नाम से जानते हैं। अब देखिए कि सरगैसो सागर का नाम सरगैसो क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर इस प्रकार का घास पाया जाता है, आपको दिख रहा होगा ये घास, ये जो है सरगैसम, सरगैसम नामक घास होता है। अच्छा इस घास की खासियत है कि इसमें जड़ नहीं होते, इस घास में जो है जड़ नहीं होते, और सरगैसम जो नाम है ये पुर्तगाली भाषा के नाम पर पड़ा है सरगैसम, इसलिए इसको जो है अच्छा यहीं पे आप देख सकते हैं कि इसी इलाके में यानी कि साउथ, आप यहां पे इसको देखिए
कि हाँ सॉरी, ये जो नॉर्थ अटलांटिक सी है, यहीं पे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, पता है? आप जिनको पता होगा कमेंट करके बताएंगे, नहीं हो तो मैं बताता हूं आपको। जिसको ये जो ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं, उसका एक नाम है, जिसका नाम है ये जी, देखिए मेरे भी दिमाग से निकल गया ये जो है आपका बरमूडा ट्रायंगल, बिल्कुल ये जो है बरमूडा ट्रायंगल है। ये यहीं पे आकर के कोई भी जहाज जो है, कोई भी एरोप्लेन में है, आकर के इसमें क्रैश कर जाता है। तो खैर ये तो बात खत्म। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न जो है हमारा है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? कौन बताएंगे? विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? और इसमें ऑप्शन है फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, इजराइल है, कुवैत है। तो एकमात्र यहूदी देश अभी जो है इजराइल और हमास, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है, और गाजा जहां पे हमास का जो है ये है एस्टेब्लिश है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसी प्रकार से देखिए कि हिजबुल्ला भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक आतंकवादी संगठन है। तो हमास और जो है हिजबुल्ला भी आतंकवादी संगठन है। वो हमला किस पे कर रहे हैं? तो कर रहे हैं आपको इजराइल पे। अच्छा, अब सबको पता होगा कि यहूदी जो है वो काफी बिजनेस माइंडेड होते हैं, और अमेरिका के लगभग 80% बिजनेस पर यहूदियों का कब्जा है। तो देखिए कि इजराइल जो है एक यहूदी देश है, सॉरी हाँ यहूदी देश है, एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। अब इजराइल का यहाँ पे हम फोटो आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए ये है इजराइल। इजराइल जो है 1950 के दशक में, 1940 के दशक में बना है ये, और ये इजराइल है। यहाँ पे जो भाग आपको दिख रहा है, एक पूछ लेते हैं कि ये है गाजा पट्टी। ये जो गाजा पट्टी है, और गाजा पट्टी में ही कौन है? तो हमास नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास यहीं पे है। ये जो है वेस्ट बैंक है, ये इलाका वेस्ट बैंक जॉर्डन का भाग है। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये है गोलन हाइट्स, जो सीरिया का भाग है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से। अच्छा, एक तरफ लेबनान लगा हुआ है इसके बॉर्डर से, एक तरफ सीरिया लगा हुआ है, एक तरफ जॉर्डन लगा हुआ है, और एक तरफ जो है लगा हुआ है सिनाई पेनिनसुला, यानी कि सिनाई आइलैंड। ये है इजिप्ट का भाग। ठीक है, ये इजिप्ट का भाग है। और ये पूरा का पूरा जो है कब्जा कर रखा है किसने? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है वो है, पहले तेल अवीव हुआ करता था यहाँ पे इस इलाके में, अब जो है कहाँ हो गया है? तो अब यहाँ की राजधानी हो गई है जेरूसलम। अच्छा, जेरूसलम जो है ये इसको घोषित किया था इजराइल ने राजधानी, तो इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अच्छा, जेरूसलम में 3 धर्मों के प्रमुख केंद्र है, ईसाई और यहूदी और इस्लाम। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक मस्जिद है, काफी फेमस मस्जिद है, अलस्का मॉस्क, वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए, हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन है कि हिमालय का ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूं अभी। बी ऑप्शन है कि यहां वनों की कटाई एवं निर्माण कार्य के कारण भूस्खलन होता है। सी ऑप्शन है कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। और ऑप्शन डी है एक से अधिक। फिर से एक बार कि हिमालय का ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां वनों की कटाई एवं निर्माण कार्य भूस्खलन का कारण है। और तीसरा, हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, और इनमें से एक से अधिक। तो कौन सा कारण जो है हिमालय के संदर्भ में सत्य है? बताइए। देखिए, हिमालय के संदर्भ में सारे कथन जो है वो सत्य हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिमालय का जो ऊपरी भाग है, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है कोई प्लेट टेक्टोनिक सॉरी हिमालय का जो ये निर्माण है कोई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं हुआ है, उसको प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। तो कौन कौन से प्लेट टकराए हैं? तो भारतीय प्लेट और जो है यूरेशियाई प्लेट आपस में टकरा गए, तो बीच में निर्माण हो रहे हैं। इसके कारण जो है भूस्खलन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ की घटना ले लीजिए, या फिर उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइडिंग घटना ले लीजिए, ये सबसे बड़ा कारण इसका है निर्माण और वनों की कटाई। और तीसरा है कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, तो बिल्कुल जारी है। हिमालय का निर्माण आज जो है वर्तमान समय में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से निर्माण हो रहा है। हाँ, लगभग 2 सेंटीमीटर के तरीके से निर्माण हो रहा है। और आज भारतीय जो प्लेट है वो जो है दक्षिण की ओर, यानी उत्तर की ओर, यानी कि आप देख सकते हैं कि यूरेशियाई प्लेट से
उनकी जो टक्कर है वो लगातार आज भी जारी है, और आज भी हम लोग उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि पूरा का पूरा हिमालयन जोन जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और हिमालयन जो राज्य है लगभग वो सभी राज्य भूकंप क्षेत्र 4 और 5 में आते हैं। ठीक, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये तो हिमालय का जो भूस्खलन है, देखिए कि इसमें आपको एक भी बड़े बड़े बोल्डर टाइप के नहीं दिखेंगे। देखिए कितना बारीक मिट्टी होता है। तो ये देखिएगा कि इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हिमालय भर भरा करके गिर जाता है, जो चट्टाने हैं वो भर भरा करके गिर जाता है बारिश के समय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर वगैरह का इलाके में। तो ये हालत है हाँ जम्मू कश्मीर। अच्छा आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन बताएंगे इसको? तो याद रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, और डी है अनुच्छेद 18। तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए तो आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भाग कितने में है? संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार की कुल संख्या कितनी है? 23 है। और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितना से लेकर के, यानी कि 12 से लेकर के 36 तक है टोटल मौलिक अधिकार। अच्छा इनमें से जो है जो भारतीय हैं उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो जो भारतीय हैं उनको प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30, कहीं कहीं 31 भी देता है भाई। तो याद रखिएगा इतने जो हैं वो भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद जो बचा वो सभी को प्राप्त है। तो जो जितने मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों को प्राप्त है, तो इतने, इसमें 15 आपको प्राप्त है। अच्छा दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। अच्छा मैग्ना कार्टा शब्द लिया गया कहां से? तो मैग्ना कार्टा शब्द लिया गया कहां से? ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पारित हुआ था, और उसमें सरकार जॉन की हुआ करती थी ब्रिटेन में। तो ये जो है, अच्छा मैग्ना कार्टा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। मैग्ना कार्टा का मतलब है कि वैसा अधिकार जो एक बार दे दिया गया उसको वापस पुनः लिया नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से पाई जाती है कहां? याद रखिएगा कि प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? प्रवाल भित्ति है ना, कोरल रिफ कहां पाई जाती है? ऑप्शन 1 है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में, और एक से अधिक। कहां पाई जाती है? कौन बता सकते हैं? देखिए जो प्रवाल भित्तियां होती है ना वो कहां पाई जाती है? तो महासागरों में, महासागरों में पाई जाती है। दूसरा कि इसके प्रवाल भित्ति के उत्पादन मतलब उत्पन्न होने के लिए टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अच्छा इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो पानी है, जो जल है वो साफ होना चाहिए, साफ वाटर होना चाहिए। अच्छा केवल साफ वाटर का मतलब ये नहीं है कि एकदम शुद्ध वाटर नहीं, ये जो है इसके लिए सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी होना चाहिए। इसके लिए जो है हाँ खरा पानी होना चाहिए, यानी कि सलाइन वाटर होना चाहिए, इसमें सैलिनिटी हो वो होना चाहिए। अच्छा तो ये जो है आपको, और प्रवाल भित्ति को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समुद्र का वर्षावन, यानी महासागर का समुद्र का वर्षावन कहते हैं। और प्रवाल भित्ति जो है वो समुद्र का इंडिकेटर भी होता है। जहां जहां प्रवाल भित्तियां अच्छे कंडीशन में होती है वहां वहां जो है ऐसा कहा जाता है कि उन इलाकों में जो समुद्र है वो साफ है, बढ़िया है, हेल्दी समुद्र है, मतलब हेल्दी वातावरण समुद्र का है। तो प्रवाल भित्तियां। अच्छा अब बात आती है कि ये कहां कहां पाई जाती है? तो देखिएगा ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी, यानी कि एक से अधिक। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिएगा कि ये प्रवाल भित्तियां कितना रंग बिरंगे हैं और काफी अच्छे हैं। प्रवाल भित्ति जब मर जाता है तो इसका रंग सफेद हो जाता है और उजला भी हो, सॉरी सफेद हो जाता है और काला भी हो जाता है। तो याद रखिएगा ये है हमने हाँ यहाँ पे देखिएगा कि ये अंडमान निकोबार है हमारा, अंडमान निकोबार है ये। अच्छा ये जो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है,
ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर भी है, यानी कि जो आप मालदीव देख रहे हैं उन इलाकों में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, लक्षद्वीप में भी है, और इन पे गल्फ ऑफ कच्छ में भी है प्रवाल भित्ति। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा जो है क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र पर, जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। ये 1900 किलोमीटर लंबा एक पट्टी है प्रवाल भित्तियों से बना हुआ, और ये जो है एक पर्यटन केंद्र भी है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, याद रखिएगा। तो कहाँ है भैया? देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो है आपको पश्चिम बंगाल में। हम आपके लिए बक्सा टाइगर रिजर्व के साथ संबंधित कुछ लेकर आए रिजर्व। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बक्सा टाइगर आपको रिजर्व दिख जाएगा। ये जो देखिएगा, ये जो है यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर ये, तो ये जो है आपका कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में आपको दिख जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक और टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अच्छा, बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, पलामू, सॉरी ये तो झारखंड में है। यहाँ पे है एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में है। अच्छा, अभी टोटल जो है 54 है, लेकिन अभी 55 भी हो गया है। 55 जो है एक मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व बना है, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिएगा कि 55वां में यह बन गया है। हाँ, धौलपुर, हाँ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में बना है। और इसके पीछे इसके पहले जो था, ये 54वां था, वो था रानीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उसके पहले गुरघासीदास टाइगर रिजर्व, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा ये सब टाइगर रिजर्व टोटल अभी 54 है ऑफिशियली, और अभी जो है जैसे कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो है वो नया आ जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उसका रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न पे आते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए, कौन बताएंगे इसको? बताएंगे जो कमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दूसरा जापान के संविधान से, तीसरा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, चौथा कनाडा के संविधान से। तो बताइए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ना, अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे, राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, तीसरा कि अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी बैठक। तो इतना ये याद रखिएगा। और दोनों सदनों की जो बैठक है वो 2 मामलों में नहीं बुलाई जा सकती। एक तो जो संविधान संशोधन पे दोनों सदनों की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और एक मामला और है जो अभी दिमाग में भी आ नहीं रहा। देखिए और भी चीजें हैं कि जैसे जापान का संविधान, तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान के संविधान से। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। उसी पर से कनाडा के संविधान जो है इसे लिया गया है कि जो है आप देख सकते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे प्रश्न पे, कहता है निम्नलिखित में से उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे है? तो सबसे आसान प्रश्न है, यह शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन में क्या है? तो महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है। तो अच्छा, यहाँ पे कुंभ भी लगता है ना, यहाँ पे हर जो है 3 साल के बाद कुंभ लगता है। कुंभ का मेला 4 स्थानों पे लगता है। कौन कौन? तो एक उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, जो है एक उज्जैन हरिद्वार, एक लगता है आपको यहाँ पे बनारस में, और एक लगता है जो महाराष्ट्र में है स्थान, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 4 स्थानों पर लगता है कुंभ का मेला। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में कौन सी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? बताइए, भारत में कौन सी भाषा है जिसको जिसके बोलने वाले संख्या जो है पहले नहीं दूसरे स्थान पे है? तो ऑप्शन 1 में हिंदी, ऑप्शन बी में है मराठी, ऑप्शन सी में है उर्दू, और ऑप्शन डी में है बंगाली। कौन है जो दूसरे नंबर पे आते हैं? बताइए। देखिए इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी जो है 1 नंबर पे है, बंगाली दूसरे नंबर पे है। आप देखिएगा यहाँ पर
हिंदी जो है 1 नंबर पे है। ये डेटा 2011 का ही है, अब रिसेंट में तो और ज्यादा हो गया, उसमें 42 करोड़ थे, अब और 52 करोड़ लगभग हो गए हैं। तो हिंदी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर बंगाली, तीसरे नंबर पे तेलुगु, चौथे नंबर पे मराठी, 5वें नंबर पे तमिल है, और उसके बाद उर्दू है, गुजराती है, कन्नड़ा, उड़िया और मलयालम, इंग्लिश और संस्कृत। वो भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा, दुनिया में बोली जाने वाली भाषा कौन है, सबसे अधिक भाषा दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दुनिया में सबसे अधिक जो बोली जाती है भाषा वो है इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश। और सेकंड नंबर पे बोली जाती है वो है मंदारिन, यानी कि चाइनीज भाषा। मंदारिन भाषा दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे बोली जाती है, और तीसरे नंबर पे हिंदी। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी का ये एकदम चहता प्रश्न है, ठीक है। बीपीएससी में इसको 4 बार पूछा हुआ इस टाइप के प्रश्न को याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है। तो पहला है ऑप्शन 1 नंबर में जुआन डी फुका प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट नाम है इसका। ऑप्शन बी में है कोकोस प्लेट, ऑप्शन सी में है नाग्जा प्लेट, और ऑप्शन डी में है कैरेबियन प्लेट। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है, कौन बताएंगे इसको? देखिए, उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ जो प्लेट है, मैंने इसको पूरा तरीके से मैप लेके आ गया हूं मैं। तो याद रखिए कि ये है उत्तरी अमेरिका, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है उत्तरी अमेरिका। हाँ, ये उत्तरी अमेरिका आपको दिख रहा है इतना बड़ा, यहां से यहां तक। तो यहाँ पे जो प्लेट है ये देखिएगा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी साइड में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी साइड में एक प्लेट है, इसका नाम है जुआन डी फुका प्लेट, यहाँ पे ये वाला। उसके नीचे आइएगा तो उत्तरी अमेरिका के ही इलाके में यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक प्लेट, इसका नाम है कोकोस प्लेट। तो 2 प्लेट तो हो गए। अच्छा, तीसरी जो है, एक है नाग्जा प्लेट, ये है दक्षिण अमेरिका में, और एक है एस्कोसिया प्लेट, ये है आपको दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अरेबियन प्लेट, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये है कैरेबियन प्लेट। उसके बाद आप देखिएगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर है, और यहाँ पे फिलीपाइंस प्लेट है, यहाँ पे कोलराइन प्लेट है, यहाँ पे और भी प्लेट है। तो इस प्रकार के यहाँ पे फिजी प्लेट है। तो बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं याद रखेंगे तो ये फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम आपको, हाँ, तो आप देखिए उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ जुआन डी फुका प्लेट ऐसा माना जाता है। यहां पर जो है वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों से लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये जो जुआन डी फुका प्लेट है उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन था उसमें यहाँ पे जुआन डी फुका प्लेट 1 नंबर ऑप्शन, तो ये सही था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद घटित हुई थी? कौन सी घटना जालियांवाला बाग से तुरंत बाद घटित हुई थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन 1 में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी में है चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन डी में है रॉलेट एक्ट। तो कौन सी घटना जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, तुरंत बाद हुआ था, बताइए। तो बात आती कि अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सबको पता है कहां हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में जल्ली नामक व्यक्ति का जो जगह था उसी में जो है लोहड़ी के दिन जो है सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल मलिक के जो है गिरफ्तारी के विरोध में एक गोष्ठी हो रही थी। इसी बीच में जनरल डायर ने इन पे गोलियां चला दी थी। तो इस घटना को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड मत के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है ब्रिटिश की तरफ से कहा गया था कि लोग लगभग 300-350 लोग मरे ही थे, समथिंग कुछ डेटा है इसका। लेकिन भारतीयों की तरफ से कहा गया था कि नहीं, 1000 से ज्यादा लोग इसमें मरे थे। खैर, उसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई थी, सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई थी, वो बीच में कुआं था, कुएं में गिरने के कारण जो है लोग ज्यादा उसमें मर गए थे। खैर, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अच्छा, साइमन कमीशन जो है उसका गठन हुआ था 1927 में, आया था कब? 1928 में। अब कितना तारीख को आया था ये आया था, साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था वो 3 फरवरी के दिन, 3 फरवरी के दिन भारत आया था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 1917, सबको पता है ये। रॉलेट एक्ट कब आया था? ये रॉलेट एक्ट जो है वो आया था, ये आया था आपको 19 मार्च 1919, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को और 19 मार्च 1919 को, तो पहले घट गया कौन? रॉलेट सत्याग्रह।
उसके बाद आया असहयोग आंदोलन, और उसके जस्ट बाद कौन आ गए भाई, तो आ गए आपके ये कहाँ गए, ये साइमन कमीशन, है ना, क्योंकि चंपारण तो उसके पहले घट गया था। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, तो साइमन कमीशन बी। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन एक में है गफ्फार खान, ऑप्शन बी में है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी में है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन डी में है बदरुद्दीन तैयब जी। तो कौन बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनको देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 को हुआ था। अच्छा, 1885 को जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। उसके बाद अध्यक्ष कौन बने, याद रखिएगा, ये थे कब, 85 में। 86 में बनेंगे कौन, 1886 में बनेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई 1888 में बनेंगे कौन, सॉरी 87 ना, हाँ 87 में बनेंगे कौन, तो बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में बनेंगे कौन, तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बनेंगे जॉर्ज यूल। और 1889 में बनेंगे कौन, तो विलियम वेडरबर्न बनेंगे। याद रखेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रश्न 4 प्रश्न निकल जाते हैं कि कांग्रेस का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। उसके बाद हुए कौन, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हुए कौन, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और उसके बाद हुए 1888 में जॉर्ज यूल जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। मतलब ब्रिटिश कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बना कांग्रेस का, वो प्रथम था कौन, तो जॉर्ज यूल। उसके बाद थे विलियम वेडरबर्न। तो ये चीजें याद रखें। अगला प्रश्न पे आ जाइए, कहता है कि सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी में है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखेंगे, सबको, अधिकांश लोगों को तो पता ही होगा। तो सती प्रथा का अंत जो किया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसमें जो है राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था सती प्रथा के अंत करने में। और इन्होंने कब किया था, तो 1929 में किया था, 1929 में किया था सती प्रथा का अंत। उसी में इन्होंने किया था ठगी प्रथा का अंत भी। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने बाल हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, बाल हत्या पर। और इन्होंने जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, दास प्रथा पर, है ना। इनका जो है ये था, ये भारत के प्रथम भारत में प्रथम ये संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसको याद रखिएगा। और जातीय चिन्ह लगाने पर इनके काल में 1806 ईस्वी में जब ये मद्रास के गवर्नर होंगे, तब जो है यहाँ विद्रोह हो जाएगा। कहां, तो मद्रास में। क्यों, तो इन्होंने जो टीका लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसके कारण। अब अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की राजधानी नहीं बनी है, मतलब कौन सा जो क्षेत्र है वो मगध की राजधानी नहीं रही है। तो ऑप्शन एक में है वैशाली, ऑप्शन बी में है चंपा, ऑप्शन सी में है राजगिरी, और ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र। इसमें से कौन सा जो है क्षेत्र मगध की राजधानी नहीं रही। तो सबसे आसान ये प्रश्न है, ये है चंपा नहीं रही है। तो याद रखेंगे इसको। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोपुरम का संबंध किससे है। गोपुरम नाम सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा, ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं गोपुरम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन एक है चर्च से संबंधित है, ऑप्शन बी है गुरुद्वारा से संबंधित, ऑप्शन सी है बौद्ध विहार से संबंधित, और ऑप्शन डी है मंदिर से संबंधित। तो याद रखेंगे कि गोपुरम का संबंध किससे है, कौन बताएंगे इसको। देखिए, गोपुरम का संबंध जो है वो है मंदिर से। साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, देखिए होता था क्या कि जो दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे ना, वो मध्यकाल में बहुत जो है छोटे हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनके साथ मंदिर के जो है बहुत सारे जमीन थे। तो उनके जो है हाथे होते ना, हाथा, इसको बाउंड्री कहते हैं ना, तो बीच में मंदिर होते थे। और इनके जो बाउंड्री होते थे ना, तो बाउंड्री में जो प्रवेश द्वार होते थे,
तो प्रवेश द्वार को बहुत अधिक मात्रा में अलंकृत किया जाता था, ताकि जो है वो जब शहर बढ़ने लगे, मतलब मंदिर बीच में छोटे हो गए और शहर जब बढ़ गए तो मंदिर के दरवाजे ऊंचे कर दिए गए, ताकि मंदिर का जो है प्रवेश द्वार पता लग सके कि मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ है। तो इतने ऊंचे अलंकृत द्वार बना दिए गए, इसी को हम कहते हैं गोपुरम। हमने गोपुरम आपके लिए लेकर आया है, देखिए कि इस प्रकार से गोपुरम आपका है, ये दरवाजा है, अंदर जा सकते हैं और इतना जो है सजा धजा करके इसको रखा गया है। देखिए कि इस प्रकार से पद्मनामी जो पद्म स्वामी टेम्पल है उसका ये इस प्रकार का दरवाजा है, ये इसको कहते हैं गोपुरम। तो ये दक्षिण भारत में मंदिरों से संबंधित है गोपुरम, है ना। तो आप आगे प्रश्न बात देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं? अमीर खुसरो, याद रखिएगा। देखिए अमीर खुसरो जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। अमीर खुसरो जो है इसको तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे आसिका, आसिका, आसिका इनकी पुस्तक है। एक और है देवल देवी खिर्ज खां, देवल देवी खिर्ज खां, खिज्र खां, खिज्र खां। एक और ही पुस्तक है इनका, वो है ऐसे इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें हैं, हमको याद भी था लेकिन अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, इनको जो है तबला और बीना का जो है ये भी कहा जाता है कि ये इन्होंने ये निर्माण भी किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न आइए। अब कहता है कि मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कब बना? मानव जो है खाद्य संग्राहक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, ये अंतर समझते हैं खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक में? खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक में अंतर कितने लोग समझते हैं? देखिए, खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ? खाद्य संग्राहक का मतलब है कि भोजन को जमा करना, भोजन को क्या करना? जमा करना। अच्छा, इसमें शिकार क्या जो है खाद्य संग्रहण में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल शिकार इसमें आएगा, खाद्य संग्रहण में शिकार भी है भैया, याद रखिए। शिकार जो है खाद्य संग्रहण में आएगा। फल तोड़ करके लाना ये भी शिकार में है, फल तोड़ करके लाना ये भी खाद्य संग्रहण में ही आएगा। जो है शिकार को जमा करना, फल को कहीं से तोड़ कर लाना, या फिर और भी चीजें जो प्रकृति में पहले से स्थापित है उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड खाद्य संग्रहण। अच्छा, खाद्य उत्पादन क्या है? खाद्य उत्पादन का मतलब क्या? मनुष्य जो है अपने एफर्ट लगा करके कोई नई चीजों को बो करके उसको अगर बड़ा करता है, उसको अगर जो है उसको खाद पानी देता है और वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद उसको कंज्यूम करता है, तो हम कहेंगे खाद्य उत्पादक। तो मनुष्य जो है कहता है कि किस काल में खाद्य संग्रहण को छोड़ करके खाद्य उत्पादक करना शुरू कर दिया? तो ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है उच्च पूरा पाषाण काल, और ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन डी है नव पाषाण काल। तो याद रखिए कि जब भारत में यानी कि या फिर किसी भी क्षेत्र में जब मनुष्य जो है कोई भी चीज को उत्पादन करना शुरू कर देगा तो वो किस में आएगा? खाद्य उत्पादन में आएगा। तो मनुष्य जो है कृषि का जो है आविष्कार किया था कब? तो नवपाषाण काल में। इसलिए नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्रहण को छोड़ करके खाद्य उत्पादक बन गया। तो अगला प्रश्न कि जो है पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल से, हड़प्पा सभ्यता से, नवपाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, अगर हम भारतीय क्षेत्रों की बात करें, भारतीय क्षेत्र में पशुपालन का जो प्रारंभ है वो माना जाता है नवपाषाण काल से, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, तो नवपाषाण काल से जो है कृषि का आविष्कार हो गया था, चाक और चक्के का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गए हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा आग का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में है, लेकिन आग का जो है निर्माण मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। और सॉरी, आग का निर्माण जो है वो हो गया था पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन मनुष्य जो है आग का उपयोग करने लगा था नवपाषाण काल में। इसको कंफ्यूजन मत रखिएगा, गड़बड़ा जाइएगा फिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक गुफा चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रागैतिहासिक तो हमने आपको पहले ही एक मेरा लेक्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसमें मैंने अच्छे तरीके से उसको डील करा है। तो याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्र का, है ना, कौन सा अच्छा उदाहरण है? तो अजंता की गुफा, बाघ गुफा, भीमबेटका की गुफा और एलोरा की गुफा। याद रखिए कि अजंता की गुफा,
बाघ गुफा और एलोरा की गुफा, ये तीनों जो गुफाएं हैं ना, ये तीनों महाराष्ट्र में है। और जो भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। हम इसके लिए आपके सामने इसके लिए बहुत सारे हम गुफा भी लेकर आए हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। काफी इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो पहला है कि महाराष्ट्र में स्थित कौन सा अजंता और एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र में भैया ये क्या है, तो एक गुफा जो है प्रसिद्ध है, एलोरा अजंता की गुफा। क्यों है, तो आगे देखिएगा इसमें है कि यहाँ पर धार्मिक मूर्तियां मिली है। इसका जो निर्माण है 11वीं सदी से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 11वीं 6ठी सदी ईस्वी पूर्व एलोरा और के अंदर 34 गुफाओं का निर्माण किया गया इसमें। ठीक है, अजंता में 19 गुफाओं सॉरी 29 गुफाओं का निर्माण है, दूसरी शताब्दी में है। और एलोरा की गुफा बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका की गुफा जो है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हाँ रातापानी वन्य जीव अभयारण्य में है ये। और इसमें जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है किसको, तो भीमबेटका की गुफा को। और इसमें जो है एक अलग प्रकार की चित्रकारी की गई है, जो पुरानी जो भीम खास करके पूरा पाषाण कालीन जो मानव जीवन है उसमें उसके द्वारा बनाए गए यहाँ पे जो चित्र हैं, और उसमें व्यस्त जीवन के चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं भीमबेटका गुफा में। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बाघ गुफा स्थित है। बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कर्नाटक में स्थित बादामी गुफा, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, भगवान विष्णु से संबंधित है। और ये जैन धर्म से भी संबंधित है ये। उसी प्रकार से उड़ीसा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं हैं, भुवनेश्वर में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो भगवान महेश के से संबंधित है, यानी भगवान शंकर संबंधित है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा, भगवान शंकर संबंधित है, श्रीनगर में है ये। विशाखापट्टनम में है बोरा गुफा, ये शिवलिंग से संबंधित यानी कि भगवान शंकर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है उदामवली गुफा है, ये विजयवाड़ा शहर में स्थित है, और ये विष्णु मंदिर से संबंधित, विष्णु से संबंधित है। उसी प्रकार से देखिएगा कि तमिलनाडु में स्थित है बराह गुफा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये भी विष्णु से संबंधित है। चेरापूंजी में स्थित है मोसाई गुफा, ये भी चेरापूंजी का आपको पता ही होगा कि ये जो है आपको मिल जाएगा कहाँ, तो ये सॉरी मानसीराम और चेरापूंजी, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है। और ये जो हमारा राज्य है, देखिए दिमाग से निकल गया, अरे असम और पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इसका सीमा है। देखिए, अच्छा वो आएगा तो हम बता देंगे आपको। तो ये जो है चेरापूंजी में स्थित, हाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है हाँ जोगीमारा गुफा, ये भी जो है आप देखिए कि ये लक्ष्मण से संबंधित है, भगवान के राम सीता और लक्ष्मण, हाँ भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण से संबंधित है। उस प्रकार से देखिए कि बिहार में गुफा है डुंगेश्वरी गुफा, है ना, ये बौद्ध मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं ये। उस प्रकार से आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में स्थित तांबे गुफा, ये तांबे गांव में स्थित है, ये बहुत पुरानी गुफा है, ये बौद्ध बिहार संबंधित है। उसके बाद उड़ीसा में स्थित खंडगिरी की गुफा है, ये भुवनेश्वर के निकट है, और ये जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में इतना ही है। मैं कल फिर से 9 बजे आपके लिए एक फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरे साथ अब मेरा साथ इतना ही रहा, और फिर हम कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।